Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis, where we are going to look at the most important news headlines from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. So let's look at the first news from today. So this is a newspaper from yesterday also, because yesterday we were not able to conduct our daily news analysis. So my apologies for the same. So however, what I've done is I have combined certain news headlines which were very important, which we should not skip, have been incorporated in today's newspaper analysis also. So starting from yesterday, before this, if you want to do precursor of these news, you have to go through the Saturday news analysis. So there you would see कि basically how the president appoints a particular government, या how a government is basically formed, that has been covered in the Saturday news analysis. So उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड करते हैं, एंड आज के न्यूज़पेपर में हमें क्या न्यूज़ मिली है, कल के न्यूज़पेपर में क्या मिली थी कि जो एनडीए मिनिस्ट्री है इट वुड बी ऑफ 72 मेंबर्स, यानी बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर में 72 मेंबर्स आएंगे. कितने मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम, कैबिनेट मिनिस्ट्री क्या होती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स क्या होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज कौन होते हैं, ये सारे के सारे हम आज भी डिस्कस करेंगे. बट पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम होती है. सो आर्टिकल 75 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, जो बेसिकली आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के साथ डील करता है. 75 क्या कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा. सो यूजली अगेन आप सैटरडे की न्यूज हेडलाइंस को अगर एनालिसिस को देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि प्रेसिडेंट कैसे पीएम को अपॉइंट करता है. सो यूजली जो भी पॉलिटिकल पार्टी आपकी सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके लीडर को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है. अगर कोई लार्जेस्ट सिंगल पार्टी नहीं है तो कोalition के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे बीजेपी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो है बट उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो उसके बाद किसको कॉल किया जाएगा, जो उनकी कोalition है एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसके लीडर को. सो एनडीए के लीडर कौन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, सो नरेंद्र मोदी. सो दैट्स व्हाई प्रेसिडेंट ने नरेंद्र मोदी को एज प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इज द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर मिनिस्टर. सो अदर मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, बट इसमें एक एडिशन हो जाता है दैट इट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर. सो बेसिकली जो कल आपकी ओथ सेरेमनी हुई है उसके अंदर में इन सब जिन लोगों ने आपकी ओथ ली थी वो सारे के सारे लोग रिकमेंडेड थे बाय द प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने बोला प्रेसिडेंट को कि प्लीज इन लोगों को आप मिनिस्टर्स बनाइए. और जब ओथ टेकिंग होती है उस टाइम तक पोर्टफोलियोज अलॉट नहीं होते हैं. सो पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो बेसिकली कि कौन डिफेंस मिनिस्ट्री को हैंडल करेगा, कौन आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री को हैंडल करेगा, कौन होम मिनिस्ट्री को हैंडल करेगा. सो पोर्टफोलियो जो थे वो अब तक अलॉट नहीं हुए थे. आज की न्यूज के अंदर हम जिनको पोर्टफोलियोस अलॉट हुए हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे. सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंटली कि आर्टिकल 75 आपको यह भी बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है. सो बिफोर 2003, उससे पहले आपके इसके आर्टिकल 75 या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कहीं पर भी मैक्सिमम लिमिट नहीं गिवन थी. हाउएवर 2003 के अंदर हमने एक अमेंडमेंट करा टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स बोलते हैं. आई होप यू आर अवेयर कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए आपको स्पेसिफिक टाइप के एक्ट्स लाने होते हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स बोला जाता है. तो उसके अंदर जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ऑफ 2003, उसके अंदर हमने क्या पुट अप कर दिया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसकी एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है. एंड व्हाट इज दैट मैक्सिमम स्ट्रेंथ, कि जो टोटल स्ट्रेंथ होगी लोकसभा की, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, उसकी सिर्फ 15% ही उसके आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं. सो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज राइट नाउ 543 इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, एंड 15% हुए आपके अराउंड 81. सो मैक्सिमम लिमिट है आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की 81, विच मीन्स देयर वाज मोर स्कोप टू ऐड मोर मिनिस्टर्स. आई डोंट नो इतने सारे मिनिस्टर करेंगे क्या, बट बिकॉज आपको आपके कोalition पार्टनर्स को भी खुश रखना है. बीजेपी के अंदर भी जो पॉलिटिशियंस होंगे, एमपीज होंगे, उनके भी एम्बिशंस होते हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस यू मे हैव दीस मैनी मिनिस्टर्स ऑल्सो. सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो हो सकती है दिस इज 81. मोर इंपॉर्टेंटली आपके 81 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए 15%. सो रिमेंबर दिस कि मैक्सिमम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या हो सकते हैं, जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा है उसकी मैक्सिमम 15% कैन बी द स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल गिवन है अंडर आर्टिकल 75, जिसको हम नो कॉन्फिडेंस मोशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं. सो आपका आर्टिकल 75 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू लोकसभा.
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बिकॉज यहीं से हम समझ सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन को। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है बेसिकली, तो लेट्स से अगर किसी भी पार्टी को या अपोजिशन पार्टी को बेसिकली ये लगता है कि जो अभी गवर्नमेंट फ्रेम्ड है, जैसे अभी नरेंद्र मोदी की एनडीए की ये गवर्नमेंट फ्रेम्ड है, अगर इनको लगता है कि लोकसभा का इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है बिकॉज इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, उस सिचुएशन में अपोजिशन पार्टीज नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ सकते हैं। और नो कॉन्फिडेंस की मोशन की पावर कहां से डिराइव होती है, यहां से होती है। व्हाई? बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज। अगर वो ड्यूटीज ढंग से नहीं कर रहे हैं, अगर लोकसभा का उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उस सिचुएशन के अंदर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को आप रिमूव भी कर सकते हो। दैट्स व्हाई यू हैव दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन। फाइनली एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वन कैन बी अ मिनिस्टर, सो आप मिनिस्टर अपॉइंट हो सकते हो फॉर 6 months विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। Without being a member of parliament. So without being a member of parliament, you can be a minister, you can be part of council of minister, you can even be prime minister for just 6 months. अगर 6 months के अंदर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनते हो, तब आपको रिजाइन करना पड़ेगा। और मैं कहूंगा रिजाइन कहना भी गलत होगा, आपकी सीट ऑटोमेटिकली वेकेंट हो जाएगी। सो देयर वुड बी अ वैकेंसी इन द मिनिस्ट्री। आपको 6 month के अंदर या तो आप कहीं पे इलेक्शंस फाइट करिए, वो हो सकता है पॉसिबली कि कोई सीट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कोई सीट वेकेंट हो गई बिकॉज ऑफ डेथ, या उसने खुद ने रिजाइन कर दिया टू लीव अ सीट फॉर योरसेल्फ, तो उस सिचुएशन के अंदर में पॉसिबल है। तो आप ये चीज भी आपको समझ में आनी चाहिए कि आपको मिनिस्टर पहले बनाया जा सकता है विदाउट यू इवन बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 1991 के अंदर आपने ऐसे फर्स्ट टाइम एक फाइनेंस मिनिस्टर को अपॉइंट किया था। 1991 के अंदर आपने कैबिनेट मिनिस्टर, इतनी हाई पोस्ट पे फाइनेंस मिनिस्टर को अपॉइंट करा था बाय दिस मेथड ओनली। सो जिनको अपॉइंट किया था उनका नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। सो एक्चुअल में आप अगर 1991 के फाइनेंस मिनिस्टर को पहचान जाएंगे तो भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। बेसिकली मेरा फोकस यहां पे उस मिनिस्टर के बारे में है जिनको पहले मिनिस्टर बनाया गया था विदाउट बीइंग एन एमपी, एंड बाद में उन्होंने इलेक्शन फाइट करके ही और शी बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स द नेम ऑफ द पर्सन हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम। सो ये तो थी आपकी कल की न्यूज, और आज हम इसे कंटिन्यू फॉरवर्ड करेंगे। एंड अब क्या हुआ है कि जो आपकी प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने इस बार के सबको पोर्टफोलियोज अलॉट करे गए हैं। सो मेनी स्टूडेंट्स कम एंड आस्क मी कि सर क्या हमें सारे मिनिस्टर्स के नाम याद होने चाहिए? 72 मिनिस्टर्स है, क्या हमें याद होने चाहिए? सो आई कांट से कि क्लैट में क्या पूछा जाएगा, बट आई कैन बी वेरी श्योर कि आपको एज अ सिटीजन ऑल्सो, आपको जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो मेन मिनिस्टर्स हैं, तो आप अगर जो यहां पे आपको लिस्ट दिख रही है, आपको जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट होती है, एटलीस्ट इनके नाम तो आपको याद होना चाहिए। हो सकता है आपको लगे कि ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, बट बिलीव मी, अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो इनके नाम आपको कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे। और अगर आप चाहो तो एक लिस्ट बना सकते हो इन सारे मिनिस्टर्स की, और इनके नाम को आप प्लीज याद कर लीजिए। बिकॉज ऑब्वियसली आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आपको प्राइम मिनिस्टर का नाम पता होना चाहिए, आपको मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज का मिनिस्टर कौन है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर किसे बनाया गया है, ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। सो आज का आप अगर 20 जीके क्वेश्चंस भी देखेंगे, सो इसके बाद जो आपका 20 जीके क्वेश्चन का वीडियो होता है, उसमें आई मेड वन क्वेश्चन फ्रॉम दैट ऑल्सो, बिकॉज यू शुड नो द नेम ऑफ ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर्स एटलीस्ट। अब हम यहां पे ये समझेंगे कि मिनिस्ट्री के अंदर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर में क्या सारे काउंसिल मिनिस्टर सेम होते हैं या उनके अंदर कोई डिफरेंस होता है। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर में हमने 3 टाइप के मिनिस्टर्स को डिटरमाइन कर रखा है, और मैं 3 नहीं कहूंगा, एक्चुअली 4 हो जाते हैं यहां पे। एक आपके डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी इसी के अंदर आ जाएंगे। अब क्या क्वेश्चन ये आता है पहला तो कि क्या ये कैबिनेट मिनिस्टर सुपीरियर होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट से, या मिनिस्टर ऑफ स्टेट फ्रॉम ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, आईसी स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज। क्या ये वाला जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, क्या ये जैसे प्राइम मिनिस्टर क्या इसके ऊपर है, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर है, क्या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, क्या इस टाइप से होता है? सो आंसर इज ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, और डेप्यूटी मिनिस्टर, ये सब के सब एकदम सेम लेवल पे होते हैं। देयर इज नो हायरार्की अमंग देम। ये आप कह सकते हो कि सिर्फ नॉमेनक्लेचर का, ये इनको बोलने का डिफरेंस होता है। तो जो सीनियर मिनिस्ट्री होते हैं, या प्रैक्टिस में यू कैन से कि यस देयर इज अ डिफरेंस, बट क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई डिफरेंशिएशन है? सो आंसर इज देयर इज नो डिफरेंशिएशन।
अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि जो कैबिनेट वर्ड है बिफोर 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले कैबिनेट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में प्रेजेंट ही नहीं था। ना ही वहां पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कोई वर्ड मेंशन है, ना ही वहां पे कोई डेप्यूटी मिनिस्टर वर्ड कोई मेंशन है। ये वर्ड्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिसिंग है। कैबिनेट वर्ड आपने 1978 में ऐड करा बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये वर्ड भी सिर्फ एक जगह ही आपको मिलता है, इन आर्टिकल 352 जो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। सो आर्टिकल 352 में जहां नेशनल इमरजेंसी की बात है, वहां पे दैट इज द ओनली प्लेस जहां पे आपको वर्ड कैबिनेट आपको मिलता है, जहां पे भी आप प्रोक्लेमेशन के टाइम में इस कैबिनेट वर्ड की करते हो तो आपको रिटन रिकमेंडेशन चाहिए होती है ऑफ द कैबिनेट, तो वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं मेंशन है, वहां पे कैबिनेट वर्ड मेंशन। अब हम इसका प्रैक्टिकल डिफरेंस समझने की ट्राई करेंगे कि एक्चुअल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, इनमें फर्क क्या होता है। सो लाइक आई टोल्ड यू कि इन मिनिस्टर्स के बीच में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर में वैसे कोई डिफरेंस नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनली ऑल आर इक्वल, एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर भी इसी का ही पार्ट होता है। हाउएवर कैबिनेट मिनिस्टर्स वो मिनिस्टर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज को डील करते हैं, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो से डील करते हैं, वो सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर का पार्ट होते हैं। इसके अंदर एक कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी भी होती है, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी होती है, सीसीएस बोलते हैं जिसको। इसके ऊपर मैंने आपको एक 20 जी के क्वेश्चन बनाया भी है, वहां पे हम कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी भी डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर में कौन कौन से कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, जिसकी जैसे मैं बात करूं आपके डिफेंस का, होम अफेयर्स का, रोड ट्रांसपोर्ट का, ये सारे के सारे आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स में आएंगे। इसके अंदर भी एक सब ग्रुप होता है कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, जिसके अंदर और भी ज्यादा मेजर आपकी सिक्योरिटी रिलेटेड जो मिनिस्ट्रीज होंगी वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है और मेजर डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट इज योर मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। तो इन दोनों में, ये दोनों एक ही कैटेगरी होती है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट आप एक कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में हो सकते हो या फिर आपका इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही होगा जिसके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता है। नो कैबिनेट मिनिस्टर अबव हिम, इसके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर इसके ऊपर नहीं होता है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक कैबिनेट मिनिस्टर के साथ एक अटैच मिनिस्टर होता है। आप इसको डेप्यूटी तो नहीं कहेंगे बिकॉज डेप्यूटी मिनिस्टर एक अलग आपका कोनोटेशन हो जाएगा, बट प्रैक्टिस में या प्रैक्टिकली ही इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो आप इस तरीके से समझिए कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस भी होगा। जैसे देयर इज अ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, उसके नीचे देयर इज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस ऑल्सो। तो हो सकता है कि आप इसके अंदर में रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दो हो गए, तो आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस को स्पेसिफिकली रेवेन्यू से डील करने की पावर दे सकते हैं। तो उनकी जो मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो होगी कि फाइनेंस के अंदर रेवेन्यू के इश्यूज को आप डेल्ट कर लीजिए। बाकी ओवरऑल उनके ऊपर भी एक मिनिस्टर होगा विच वुड बी कैबिनेट मिनिस्टर। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में चाहे कोई डिफरेंस होता नहीं हो, प्रैक्टिकली देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस कि कैबिनेट मिनिस्टर थोड़ी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो से डील करते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट आपके अटैच्ड होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के साथ में, कई बार इनको इंडिपेंडेंट चार्ज भी मिल जाता है। तो जब ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, इनके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता है, तो इनको नॉमेनक्लेचर में हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलते हैं, बट इनके ऊपर कोई और रिपोर्टिंग अथॉरिटी नहीं होती है। ये सीधे के सीधे आपके प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। तो ये 3 डिफरेंस होते हैं। इसके बाद एक और होते हैं आपके डेप्यूटी मिनिस्टर। डेप्यूटी मिनिस्टर को आप कह सकते हो कि दे आर बिलो द कैबिनेट मिनिस्टर, दे आर बिलो द प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर, जिसके भी नीचे डेप्यूटी मिनिस्टर बनाया जा रहा है। अगर मैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की भी बात करूं, एक क्वेश्चन आया था, एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस हुआ था कि क्या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलाउड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ये अलग से कोई कॉनोटेशन नहीं है, ये सिर्फ नॉमेनक्लेचर का डिफरेंस है। तो जैसे आप कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर में आपने ये 3 कैटेगरीज क्रिएट करी हैं, आप डेप्यूटी पीएम या उनको सीएम कुछ भी बना सकते हो। स्टेट लेवल पे सीएम और नेशनल लेवल पे पीएम, या फिर आप डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस या आप डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, आप कोई भी डेजिग्नेशन उनको दे सकते हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओनली थिंग इज कि जो आर्टिकल 75 के अंदर 15% की लिमिट है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए।
आपका जो मन है आप उनको जिस नाम से बोलना चाहो, जो आप पोर्टफोलियो देना चाहो दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो रिमेंबर दिस। क्या ये सब मिनिस्ट्रीज अलाउड है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन है? आंसर इज ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, बट गवर्नमेंट के पास पावर है किसी भी मिनिस्ट्री को कोई भी डेजिग्नेशन देने का। इसके बाद यहां कैबिनेट मिनिस्टर्स की डेफिनेशन मैंने आपको दी हुई है। सो मेनली चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी होती है, तो ये आप राइट डाउन करना चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद हम एक बार की लिस्ट देख लेते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब मैं आपसे यहां पे मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि अगर ये आपसे याद हो जाए वेल एंड गुड, आप कभी ज्यादा किसी का नाम आ रहा है तो आप याद कर सकते हैं, अदरवाइज मैं कहूंगा कि आप कैबिनेट मिनिस्टर्स पे ज्यादा फोकस करिए, इन पे थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज और डेप्यूटी मिनिस्टर्स की भी मैंने आपको डेफिनेशन यहीं पे प्रोवाइड कर रखी है। सो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इनको रीड भी करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इन तीनों के अंदर में डिफरेंस क्या होता है। मैंने आपको वैसे बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कोई भी मिनिस्ट्री इस टाइप से मिनिस्ट्री का डेजिग्नेशन मेंशन नहीं है, सबके सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही होते हैं। नेक्स्ट न्यूज में मूव करते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, सो इफ यू हैव नॉट कवर्ड इट अर्लियर, बिकॉज लास्ट ईयर जिन्होंने दिसंबर के अंदर में क्लासेस ली थी उन्होंने आई होप ये चीज पे वर्क करा ही होगा, उन्होंने पढ़ा ही होगा कि जो ब्रिक्स आपका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया भी पार्ट है, सो उसको एक्सपेंड किया गया था 2023 में, एंड फाइनली फ्रॉम 1 जनवरी 2024 5 न्यू मेंबर्स हैव बीन एडेड। सो ये जो 5 नए मेंबर्स है ना, ब्रिक्स जो है आपकी ये 10 मेंबर बॉडी बन चुकी है, 10 मेंबर बॉडी बन चुकी है, और जो 5 न्यू मेंबर्स अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिनल 5 वो नाम आपको याद होने चाहिए। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर देखेंगे यहां पे मैंने एक नाम को कट कर रखा है, दैट इज अर्जेंटीना। सो 2023 के अंदर जो 15th ब्रिक्स समिट थी साउथ अफ्रीका में, सो जो लास्ट ईयर की 2023 की ब्रिक्स समिट थी उसके अंदर में इन 5 को इनविटेशन सेंड किया गया था और इन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। अर्जेंटीना ने भी 2022-23 के अंदर में अपना एक बार का यस बोल दिया था इसको ऐड करने के लिए, बट फाइनली वहां पे इलेक्शंस हुए, वहां पे गवर्नमेंट चेंज हुई और उनके जो नए प्रेसिडेंट है जेवियर मिली, उन्होंने 30th ऑफ दिसंबर 1 जनवरी को इनको ज्वाइन करना था, 30 दिसंबर को उन्होंने मना कर दिया कि अर्जेंटीना ऑनेस्टली या अर्जेंटीना ने बेसिकली बोला कि हम बोनाफाइडली हम डिक्लाइन करते हैं, हम वी आर वेरी हम्बली वांट टू डिक्लाइन द इनविटेशन। तो अर्जेंटीना ने तो अपना इनविटेशन वापस ले लिया। सो रिमेंबर दिस, व्हिच कंट्री वाज ऑफर्ड द मेंबरशिप ऑफ ब्रिक्स एंड इज डिनाइड इट? तो आंसर वुड बी अर्जेंटीना। एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंट्रीज व्हिच हैव बिकम पार्ट ऑफ ब्रिक्स समिट आफ्टर 15 ब्रिक्स समिट? These are the 5 countries. 5 countries के नाम आपको पता होने चाहिए। Also you should know कि कौन सी ब्रिक्स समिट के अंदर में साउथ अफ्रीका में कहां पे ये समिट हुई थी और कौन से नंबर की समिट भी जिनके अंदर में इनको इनविटेशन सेंड किया गया था, और 1 जनवरी 2024 से ये ब्रिक्स का पार्ट बन चुके हैं। That's why this particular thing has taken place. एक क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में कि 15 ब्रिक्स समिट आपकी साउथ अफ्रीका 2023 में हुई थी, 16th ब्रिक्स समिट जो आपकी 2024 में होने वाली है ये कहां पे होगी? सो प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स। इट्स अ वेरी इजी थिंग बिकॉज ये आपका बाय ऑर्डर ही चलता है। तो लास्ट ईयर हुई तो उसके अगली बार उसके वाले में होगी। सो ये भी हम कभी डिस्कस करेंगे कैसे होता है, बट यू हैव टू टेल मी कि 16th ब्रिक्स समिट जो इस साल होने वाली है वो कहां होने वाली। Now let's look at the some of the history of the BRICS summit. So BRICS हमेशा से BRICS नहीं था, पहले इसके अंदर S was गायब, साउथ अफ्रीका was not part of it, earlier it was known as BRIC। और जो BRIC का कंसेप्ट है सबसे पहले एक आपके गोल्डमैन एक सेक करके एक आपका बैंक है, उसके एक इकोनॉमिस्ट है जिम ओनील, उन्होंने 2001 के अंदर में इसको रिकमेंड किया था। एंड यू माइट थिंक कि उन्होंने सिर्फ बोला तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? आई ऑल्सो डोंट नो, बट इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके। लास्ट ईयर के एलेट में ये एक स्टेटमेंट बन के आया था कि वेदर दिस स्टेटमेंट वाज करेक्ट और नॉट। सो दिस वाज अ करेक्ट स्टेटमेंट कि जिम ओनील ने 2001 के अंदर में ही रिकमेंडेड कि हमें जो आपके IMF वर्ल्ड बैंक है उसके अलावा हमें एक डेवलपिंग कंट्रीज का भी अलग से ग्रुपिंग बनाना चाहिए। वो ही नहीं, उसके बाद इन्होंने एक नेशनल डेवलपमेंट बैंक भी बनाया। सो नेशनल डेवलपमेंट बैंक इज रिलेटेड टू ब्रिक्स और इसको हम ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। सो आपको एक और मैं कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करने के लिए बोलता हूं कि आपको मुझे बताना है कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे, नेशनल डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहां पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट
तो ब्रिक जो है आपकी विदाउट दी एस, विदाउट साउथ अफ्रीका, उसकी फर्स्ट समिट कहां हुई थी? सो इसकी फर्स्ट समिट हुई थी रशिया के अंदर में इन 2009। So 2009, so remember this, there is a difference कि ब्रिक कब स्टार्ट हुआ और ब्रिक्स कब स्टार्ट हुआ। So ब्रिक स्टार्ट हुआ है आपका 2009 इन रशिया, फर्स्ट समिट वहां हुई थी। फाइनली 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका को इन्विटेशन सेंड करा गया। रिमेंबर दिस, आई एम सेइंग कि 2010 में इन्विटेशन सेंड करा गया 2010 के अंदर, और साउथ अफ्रीका ने ब्रिक को ज्वाइन कर लिया। ही सेड, जैसे जैसे यहां पे 2023 में हमने करा था, ऐसे 2010 में साउथ अफ्रीका को ज्वाइनिंग के लिए बोल दिया गया था। एंड फ्रॉम ब्रिक्स फर्स्ट समिट जो हुई उसकी चाइना में 2011, जो आपकी 2011 की समिट थी, उसके अंदर में फर्स्ट टाइम आपका साउथ अफ्रीका बिकेम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ब्रिक्स कब बना? 2011 की मीटिंग के बाद या 2011 ब्रिक्स समिट के बाद। सो मैं कह सकता हूं ब्रिक्स की फर्स्ट समिट कब हुई थी? सो चाइना में हुई थी इन द ईयर 2011। सो रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो। इसके बाद फीचर्स ऑफ ब्रिक्स भी कुछ जान लेते हैं, बिकॉज इस टाइप के स्टेटमेंट्स भी आपके पूछे जाते हैं, और लास्ट ईयर के एलेट में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। तो एलेट में है तो इट मींस कि ये आपका क्लैट में भी आ सकता है। ऑल्सो ब्रिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन अदरवाइज ऑल्सो, बट इस साल इसका एक्सपेंशन हुआ, एक कंट्री ने रिजेक्ट कर दिया है और ईरान इसका पार्ट बन रहा है। ऑल ऑफ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हमें करना चाहिए। और आप एक और चीज को ऑब्जर्व करिए, यहां पे एक ईरान भी है, यहां पे सऊदी अरेबिया भी है। सऊदी अरेबिया मेजरली एक सुन्नी कंट्री है, ईरान आपका एक शिया कंट्री है, और ये दोनों एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं, प्रॉक्सी वॉर चलते रहते हैं। इन दोनों का भी एक ही ग्रुपिंग के अंदर आना, दैट इज ऑल्सो अ बिग थिंग। सो रिमेंबर दिस, दैट्स व्हाई ब्रिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस। So features of BRICS क्या है? It represents more than 40% of the world population. So obviously जहां पे इंडिया एंड चाइना आ जाए, महारथी आ जाए, वहां पे तो वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्स्ट्रा होनी ही है। सो 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ऑफ द ब्रिक इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्रिक्स, एंड अबाउट 24% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय द ब्रिक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हेडक्वार्टर कहां है ब्रिक्स का? सो रिमेंबर दिस, हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स इज इन शंघाई। तो ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर न्यूज। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। सो बिकॉज ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट हिंदू के चैप्टर पे, उसके सेक्शन में आया है, तो वहां पे बहुत सारी डिटेल मेंशन है, तो मैंने वहां से भी कुछ डिटेल्स नहीं है, कुछ मैंने डिटेल्स आपकी बाकी इंटरनेट के थ्रू एंड बुक्स के थ्रू भी गैदर करी हैं। सो यहाँ पे क्या आ रहा है, आंध्र प्रदेश वापस से इस बार इलेक्शन हुए हैं, एंड टीडीपी जो तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू की, वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को डिमांड कर रहे हैं बहुत टाइम से आंध्र प्रदेश के लिए। सो वापस से ये इश्यू जनरेट हो चुका है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है। सो बहुत सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में मिलता क्या है, तो इसका एक सिंपल सा बेनिफिट है कि इन स्टेट्स को सेंटर से ज्यादा पैसा मिलता है। सो दे गेट स्पेशल ग्रांट्स, सेंटर से स्पेशल ग्रांट्स, एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, रेदर देन लेट्स से कि कोई भी नई स्कीम स्टार्ट हुई, लेट्स से कोई डैम बना रहा है स्टेट, तो लेट्स से अगर सेंटर से पैसा आ रहा है तो 50-50 बट रहा है पैसा। बट अगर आप एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट हो तो आपको 90% पैसा सेंटर देगा और 10% पैसा ही आपको लेना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल ही दे रहा हूं, बट एक्चुअल में यही होता है कि जो आप प्रेजेंटली स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, जो यूजुअली आपकी हिल स्टेट्स होती हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स होती हैं, उसके अंदर में जो रेशियो हो जाता है दैट इज 90:10। तो 90:10 के रेशियो के अंदर में आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है। आंध्र प्रदेश, क्योंकि जब आपका हैदराबाद उनका डिवाइड हो गया, तो एक क्वेश्चन आपका ये भी है कि व्हाट इज द प्रेजेंट कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, ये भी आपका एक क्वेश्चन आज 20 जी के क्वेश्चन के अंदर में। तो जब आपका तेलंगाना सेपरेट करा गया आंध्र प्रदेश से और हैदराबाद को तेलंगाना की सेपरेट आपकी कैपिटल बनाया गया, तो आंध्र प्रदेश ने क्या बोला कि हैदराबाद में हमने बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट करा हुआ था और अब आंध्र प्रदेश एक बैकवर्ड स्टेट हो चुका है और आंध्र प्रदेश को एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस रिक्वायर्ड है, जिससे वो वापस से डेवलपमेंट के अंदर आगे आ सके। तो उस बेसिस के ऊपर पे वापस से, बिकॉज ऑफ टीडीपी और आपकी टीडीपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी फॉर एनडीए, बिकॉज उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट सीट्स हैं, अगर वो अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेते हैं तो प्रोबेबली ये जो गवर्नमेंट है इसकी मेजॉरिटी है वो भी लोकसभा में थ्रेट हो सकती है। सो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है बेसिकली कि आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं, स्पेशल ग्रांट्स मिलते हैं। सो सबसे पहले ये कहां पे आया था, तो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन 1969 में जो क्रिएट किया गया था, इसने फर्स्ट टाइम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात करी थी। सो रिमेंबर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इस साल तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस भी इंपॉर्टेंट हो चुका है। सो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने फर्स्ट टाइम इसको रिकमेंड किया था।
और इसने फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने कुछ क्राइटेरियाज भी लेट डाउन करे थे जिसके बेसिस पे आप किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे सकते हो, और वो 5 क्वालिफिकेशन यहां पे मेंशन है। तो पहली क्वालिफिकेशन क्या है कि वहां पे मेजॉरिटी होनी चाहिए ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। मेजरली अगर ट्राइबल पॉपुलेशन है तो वहां पे आप स्पेशल स्टेटस दे सकते हो। नेक्स्ट इज कि वहां पे लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन चाहिए, यानी कि पर एरिया, पर स्क्वायर एरिया आपकी पॉपुलेशन बहुत कम होनी चाहिए, तब आपको स्पेशल स्टेटस मिलेगा। थर्ड क्या है, या तो हिली स्टेट्स हो या आप क्लोज टू इंटरनेशनल बॉर्डर्स हो, इन दो सिचुएशंस में भी आपको स्पेशल स्टेटस मिल सकता है। फोर्थ पे आते हैं, स्टेट्स दैट हैव सोशियो इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। अगर किसी की सोशियो इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस हो, उस सिचुएशन में भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला जा सकता है। एंड फाइनली, लैक ऑफ एडिक्वेट स्टेट फाइनेंसेस, कि स्टेट के अंदर में बिकॉज इंडस्ट्रीज नहीं है तो स्टेट के पास में खुद का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी आप उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट बोल सकते हो। रेदर देन वो 50% कॉन्ट्रीब्यूट करे किसी भी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए, वो 90-10 के अंदर यानी सिर्फ 10% भी अपना कर सकता है। सो प्रेजेंटली आपकी जो स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है, उनकी यहां पे लिस्ट दी हुई है। सो रिमेंबर दिस कि यहां पे जो स्टेट्स मेंशन है ये ओरिजिनल या ये मैं कहूंगा कि जो आपका 14th फाइनेंस कमीशन था उससे पहले की हैं ये, तो वो सारी की सारी स्टेट्स यहां पे मेंशन्ड है। तो एक बार का इनको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। यहां पे आप देखेंगे सारी स्टेट्स आपकी बोल्ड में है, बस एक तेलंगाना ही बोल्ड में नहीं है। सो 2014 के अंदर तेलंगाना को भी स्पेशल स्टेटस मिला था। अब हम आगे चलते हैं, इसी में नेक्स्ट स्लाइड भी इसी से ही कनेक्ट करती है। सो ऑल्दो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने इसको रिकमेंड करा था कि हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस रखेंगे, बट 14th फाइनेंस कमीशन ने इसको लिमिट कर दिया, और इसने क्या बोला कि इसके अंदर में अब सिर्फ यही स्टेट जो मैं पहले से बता रहा हूं आपको, यही स्टेट्स आपकी अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आएंगी। तो इसके अंदर एक तो आपकी 3 हिल स्टेट्स, तो 3 स्टेट्स कौन सी हो गई, आप यहां पे काउंट कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। आई विल रिपीट कि आपकी 3 हिल स्टेट जो हैं जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, एंड उसके अलावा जितनी भी आपकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, तो आपकी 7 सिस्टर स्टेट्स कौन सी है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 7 स्टेट्स का आपको नाम बताना पड़ेगा जो 7 सिस्टर स्टेट्स में काउंट होती हैं, और प्लस सिक्किम इज नॉट वन ऑफ द 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, इसको बट हम नॉर्थ ईस्ट में ही काउंट करते हैं। 7 + 1 8 9 10 11। सो प्रेजेंटली 11 ऐसी स्टेट्स, और यूटी कहूंगा मैं अभी तो, स्टेट्स एंड यूटी भी है जिनको आप कह सकते हो कि जिनके पास में स्पेशल स्टेटस है, अभी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है। ओके, इसके बाद मेनली बेनिफिट क्या होता है, लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि उनको 90% शेयर मिल जाता है फंड्स का फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर उन्हें कोई भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आपको कोई भी अगर इंप्लीमेंट करनी हो स्टेट के अंदर में, तो 90% शेयर स्टेट देगा। इसके अलावा लेट्स से कि आपको कोई पैसा मिले, लेट्स से आपको 1000 करोड़ रुपीस मिले और आपने उसमें से एक साल में 900 करोड़ ही स्पेंड करे, तो जो 100 करोड़ है नेक्स्ट ईयर के लिए, क्या वो आपके पास पैसे रहेंगे या वो अब लैप्स हो जाएंगे, यानी कि अब आपको वो 100 करोड़ आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। सो आंसर इज कि वो आपके पास अवेलेबल रहेंगे बिकॉज वो लैप्स नहीं होते हैं। यानी कि 100 करोड़ रुपीस लेट्स से आपने एक्स प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और आप नेक्स्ट ईयर भी उस 100 करोड़ रुपीस को उस एक्स प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो, आपको वापस से वो पैसा अलॉट नहीं कराया जाएगा। नेक्स्ट, इसके अलावा उनको कुछ कंसेशंस भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स के अंदर, कस्टम्स के अंदर, कॉर्पोरेट टैक्स, जो बेसिकली आपके टैक्सेशन वाले प्रोविजंस हैं, उसके अंदर में भी कुछ उनको फायदा होता है। इसके अलावा एक फैक्चुअल पॉइंट क्या है आपका कि फर्स्ट स्टेट्स कौन सी थी जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला था। सो दो स्टेट्स वर जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड और असम। तो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन में 1969 के अंदर में सबसे पहले किन स्टेट्स को ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया था? सो द आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड एंड असम। इन 3 स्टेट को सबसे पहले आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला था। मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट न्यूज। सो नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग विदाउट सेंसस 2021 14 करोड़ पीपल डिप्राइव्ड ऑफ फूड एड। सो कांग्रेस ने एक स्टेटमेंट दिया कि बिकॉज इस साल सेंसस नहीं हुआ है तो हमने वापस से पॉपुलेशन का सर्वे नहीं करा है, और पॉपुलेशन का सर्वे नहीं करा है तो हमारे पॉवर्टी के अंदर कितने लोग हैं कितने नहीं है हमें वो एग्जैक्टली नहीं पता है। तो उन्होंने एक एस्टिमेट निकाला और बोला कि अब जो 14 करोड़ लोग और ऐड हो चुके हैं बिकॉज उनको सेंसस में अलग से सेंसस नहीं हुआ है 2021 में, तो अब वो लोग मिसिंग है डेटा पॉइंट में से, डेटा
बैंक जो है गवर्नमेंट का उसमें से मिसिंग है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो पुअर लोग रिकॉग्नाइज है वो 2011 के रिकॉग्नाइज है। 2021 में आपने सेंसस नहीं करा है तो कुछ लोग हो सकता है वो और गरीब हो गए हो, कुछ लोग अब शायद अमीर हो गए हैं और उनको शायद रिक्वायर्ड भी नहीं हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुत सारे लोगों को मिल ही नहीं रहे, बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जब आप नॉन डिजर्विंग हो चुके हैं फिर भी उनको आपका राशन मिल रहा है। तो कांग्रेस ने इसे क्लेम करा है। और क्या क्लेम करा है कि जो पुअर लोग होते हैं, पुअर पीपल, अंत्योदय जो पीपल होते हैं, जो सबसे ज्यादा गरीब लोग होते हैं, उनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कुछ फ्री ग्रेन्स मिलते हैं, कुछ उनको मिनिमम बहुत कम पैसे देकर भी कुछ ग्रेन्स मिलते हैं, वो अब उनको अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। तो हम यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमें यह पता होना चाहिए कि किस एक्ट की बात हो रही है और उसके अंदर में क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो यहां पे जो मेजरली एक्ट की बात हो रही है वो है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ईयर भी आपको पता होना चाहिए, इन द ईयर 2013 में आपका एनएफएसए ही बोलते हैं। और इसको अगर आप कहीं पे राइट टू फूड एक्ट भी पूछा जाए, किस एक्ट को राइट टू फूड एक्ट बोला जाता है, सो रिमेंबर इट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और 2013। सो 2013 में एक्ट आया था। एंड इसके अंदर में क्या होता है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर बेनिफिशियरीज है, बेसिकली जो आपके बीपीएल वाली फैमिलीज हैं या अंत्योदय फैमिलीज हैं जो और भी ज्यादा गरीब हैं, बीपीएल के अंदर एक सब कैटेगरी बनाई हमने अंत्योदय की, जो पीडीएस के बेनिफिशियरीज हैं उनको क्या क्या मिलता है। सो 5 kg पर पर्सन पर मंथ। तो यहां पे पर फैमिली नहीं है, यहां पे पर पर्सन है, उनको 5 kg पर पर्सन पर मंथ ऑफ सीरियल्स मिलती है। सीरियल्स का मतलब क्या है, यहां पे राइस, व्हीट या कोर्स ग्रेन जो भी वो लेना चाहे वो ले सकते हैं और इस पर्टिकुलर प्राइस पे मिलता है। राइस आपको मिलती है 3 पर kg, आप 3 रुपए पर kg के हिसाब से 5 kg तक राइस बाय कर सकते हो। व्हीट आप ले सकते हो 2 पर kg। तो आपके ऊपर आप कितना लेना चाहो तो 5 kg तक आप ले सकता है हर पर्सन के लिए। एंड फाइनली आप कोई मिलेट भी बाय करना चाहो तो ₹1 पर kg पे कर सकते हैं। सो मिलेट्स यहां पे फिर से आ गया, मिलेट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। कौन से ईयर को यूनाइटेड नेशन ने ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर करा है, मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यूनाइटेड नेशन ने किस ईयर को ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया था, ये आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके अंदर में जो अंत्योदय कार्ड से यानी जो गरीब से भी ज्यादा गरीब है, बीपीएल के अंदर में और भी ज्यादा गरीब है, उनको जिनके पास अंत्योदय कार्ड्स हैं उनको 35 kg पर मंथ एट द सेम प्राइसेस एज अबव। तो 35 kg पर मंथ उनको एक्स्ट्रा राइस मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो आप बाय कर सकते हो, 35 kg पर मंथ राइस आपको पर फैमिली मिलता है। रिमेंबर दिस, पर फैमिली मिलता है यहां पे 35 kg पर पर्सन पर मंथ मिलता है पर फैमिली अंत्योदय कार्ड्स के साथ। अब कोविड-19 के अंदर गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी थी जिसका नाम था प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना। ट्वेंटी की ये स्कीम है आपकी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। एंड गवर्नमेंट ने कोविड-19 के टाइम क्या करा कि जो 35 kg पर मंथ एट द सेम प्राइस एज अबव दिया हुआ ये वाली प्राइसेस का है, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। सो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एनएफएसए से ही डील करती है। आई नो कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट स्कीम के अंदर क्या करा गया है कि जो 35 kg ऑफ राइस या व्हीट आप बाय करना चाहते हो, अब आपको उसके लिए ये 1, 2, 3 रुपए देने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 30 kg ऑफ राइस आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। This 35 kg of rice has become free under Prime Minister Garib Kalyan Ann Yojana. This is the overview of this particular news item. ठीक है, नेक्स्ट एक और न्यूज पे देखते हैं हम। सो प्राइम मिनिस्टर किसान निधि इंस्टॉलमेंट रिलीज टू 9.3 करोड़ फार्मर्स। सो ये दोनों स्कीम्स इसलिए हम पढ़ रहे हैं बिकॉज अभी आपकी नई मिनिस्ट्री पोर्टफोलियोज आपके बन चुके हैं और इनकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जो कैबिनेट की जो फर्स्ट मीटिंग हुई है उसके अंदर में आपका एक तो ये किसान निधि के लिए जो पैसा, सबसे पहला डिसीजन उन्होंने कौन सा लिया है कि प्राइम मिनिस्टर किसान निधि स्कीम के अंदर जो हम फार्मर्स को पैसा देते हैं वो हमने उसकी 17th इंस्टॉलमेंट सेंड कर दी है। सो ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी और ये स्कीम है क्या, बेसिकली इसको भी पढ़ लेते हैं। सो ये स्कीम आपकी 2019 के अंदर में लॉन्च हुई थी बिकॉज उस टाइम में कांग्रेस ने भी 19 में इलेक्शंस हुए थे आपके, तो उस टाइम में कांग्रेस ने भी क्लेम करा था कि हम भी गरीब किसानों को या हम पुअर लोगों को 10,000 रुपए महीना देंगे। सो वो तो नहीं दे पाए। यहां पे गवर्नमेंट ने क्या प्रॉमिस करा कि हम हर किसान को, जो गरीब किसान है उनको हम 6,000 रुपीज पर ईयर पर फार्मर फैमिली,
सो रिमेंबर, आई नो इट्स अ वेरी लो अमाउंट कि आप 6,000 रुपए हर साल एक फार्मर फैमिली को, हर पर्सन को भी नहीं, हर फैमिली को आप 6,000 रुपए सेंड करोगे, वो भी एक साथ नहीं, 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर, यानी 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे आप उनको पैसा दोगे। यानी आप देख सकते हो कि 4 महीने में एक फार्मर फैमिली को आप 2,000 रुपए दे रहे हैं। आई डोंट नो इससे क्या एक्स्ट्रा क्या फायदा होता है, बट स्टिल कुछ तो उनको बेनिफिट मिल ही रहा है, बिकॉज इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा गरीबी है, तो ये पैसा भी काम ही आता है उन लोगों के। ये स्कीम स्टार्ट हुई थी आपकी 2019 के अंदर में। इस स्कीम को हम मिनिमम इनकम सपोर्ट स्कीम भी बोल सकते हैं, और 6,000 रुपीज में टोटल होता है 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट पे। ठीक है, इसके बाद कौन इसके अंदर बेनिफिशियरी होते हैं? सो रिमेंबर, हर सारे फार्मर्स इसके बेनिफिशियरी नहीं होते हैं, ओनली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की डेफिनेशन क्या होती है? वो होती है कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से लैंड कम हो। तो यहां पे लिखा हुआ है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ऑफ लैंड अप टू 2 हेक्टेयर्स। सो एक्चुअल में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को हम डिफाइन ही कैसे करते हैं? जिनके पास लैंड बिलो 2 हेक्टेयर्स और 2 हेक्टेयर से कम लैंड होगी, उसको हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ही काउंट करते हैं। इसके बाद इसमें 2 लोगों को एक्सक्लूड करा हुआ है, एंड वो कौन है? ऑब्वियसली अमीर वाले फार्मर्स। सो किसी भी कोई भी ऐसा फार्मर फैमिली जो इनकम टैक्स पे करता हो, तो वो इस स्कीम के अंदर नहीं आएगा। या आप गवर्नमेंट सर्विस में आप सिविल सर्वेंट हो जिनकी हाई इनकम है, उन लोगों को भी इसके अंदर से एक्सक्लूड किया हुआ है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसान निधि स्कीम के अंदर किन फार्मर्स को टारगेट करा गया है, कितना इसमें अमाउंट मिलता है, और ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं हम। एक आपकी साइंस एंड टेक से रिलेटेड न्यूज है। साइंस एंड टेक भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्दो ये न्यूज लास्ट ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज ये जो आपका आदित्य L1 मिशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस पे भी आपका 20 जी के क्वेश्चन बनाया हुआ है एक। ये मिशन लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, बट जो आपका सैटेलाइट था ये अपनी पोजीशन पे इस साल पहुंचा था, तो ये इस साल भी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट ईयर इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, ना एलेट में ना क्लैट में आया, तो पॉसिबिलिटी है कि इस साल में इसका क्वेश्चन आ जाए। एक बार का स्कीम को हम रिवाइज कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ ही लेंगे। आदित्य L1 मिशन है क्या आपकी, और ये L1 है क्या, ये भी हम समझेंगे यहाँ पे। आदित्य L1 मिशन आपका फर्स्ट इंडियन स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है डेडिकेटेड टू स्टडिंग द सन। इससे पहले इसरो ने इससे पहले कभी भी कोई सन को स्टडी करने के लिए कोई भी ऑब्जर्वेटरी या सैटेलाइट लॉन्च नहीं करी थी। तो आदित्य L1 मिशन जो है, ये आदित्य L1 सैटेलाइट जो है आपकी, ये फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है टू स्टडी द सन। कब ये लॉन्च हुई थी? लास्ट ईयर ही इसको लॉन्च किया गया था 2023 के अंदर में, और 2024 के अंदर में इसने अपना जो ऑर्बिट है जहां इसको जाना था, ये वहां पे पहुंच गई। आई ऑल्सो एडिड अ डायग्राम ऑल्सो इन द नेक्स्ट स्लाइड, वहां पे हमें समझ में आएगा कि कहां पर है ये अभी। कौन सा रॉकेट यूज हुआ था? आपके एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट बेस में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आदित्य L1 किस पर्टिकुलर रॉकेट पे गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, बट स्टेटमेंट बन के भी आ सकता है। आई होप यू नो द फुल फॉर्म ऑफ PSLV। ये भी आपका क्वेश्चन पहले आ चुका है। PSLV का क्या फुल फॉर्म होता है? मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको पता हो तो। नेक्स्ट पे आते हैं हम कि L1 पॉइंट की खासियत क्या होती है। तो स्पेस के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे सन है यहां पे, और यहां पे आप देख लीजिए अर्थ है अगर मान लीजिए, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं इनके, कहीं कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे इसका ग्रेविटेशन पुल और इसका ग्रेविटेशन पुल कैंसिल हो जाता है। तो जो यहां पे ऑब्जेक्ट होता है ना तो वो सन की तरफ जा रहा होता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल, ना ही वो आपकी अर्थ की तरफ जा रहा होता है या किसी और प्लैनेट की तरफ। तो ऐसे कुछ 5 पॉइंट्स होते हैं किसी भी 2 सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में, उनमें से एक ऐसा पॉइंट है L1 पॉइंट। ओके, L1 पॉइंट आपके लिए स्पेशल क्यों है? L1 ऐसे 5 पॉइंट्स हमने L1 क्यों चूज करा? L1 को चूज करने का रीजन ये है कि इसके बीच में ना तो ऑक्यूलेशन होता है ना ही कोई एक्लिप्स आता है, यानी विदाउट कोई डिस्टर्बेंस, आपको कोई डिस्टर्बेंस फेस नहीं करना पड़ता है सन की एक्टिविटी से या किसी और प्लैनेट की एक्टिविटी से, और आप कॉन्स्टेंटली सन को स्टडी कर सकते हो। न्यूज में क्यों आया ये? बिकॉज आदित्य L1 ने जो मई के अंदर में उन्होंने एक फोटो क्लिक करी थी, उसकी इमेजेस इसरो ने अब रिलीज कर दी हैं। अब बिकॉज ये 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे है आपका यहां से, तो इस वजह से जब आपका फोटो का वो डेटा भी आपके पास आता है उसमें भी बहुत टाइम लगता है, जिसको हम लैग भी बोलते हैं। लैग जो होता है आपकी, जैसे आपने फोन पे कुछ बोला, व्हाट्सएप कॉल्स में आप देखते होगे कि आपने वर्ड्स बोला जा बाद में रहा है, जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी 5G 6G 7G, ये लैग भी कम होता रहेगा। बट हाउएवर इतने बड़े किलोमीटर्स में जब कोई डेटा आपको आदित्य L1 मिशन ने कोई फोटो क्लिक करी और आपको सेंड कर रहा है, तो उसको भी टाइम लगता है इंडिया में यहाँ पे रीच करने में। फाइनली जो मई के अंदर फोटो थी उसको इसरो ने रिलीज करा है फॉर जनरल पब्लिक ऑल्सो एज वेल एज फॉर साइंटिस्ट ऑल्सो, कि उसको स्टडी कर सकते हैं।
सो L1 पॉइंट को हमने इसलिए करा है, लैग्रेंज पॉइंट होते हैं जैसे बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो टू लार्ज मासेस होती हैं उनके ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी सैटेलाइट होती है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रोटेट कर सकती है, घूम सकती है। और ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं L1 से L5 से लेकर L1, L2, L3, L4, L5। कंटिन्यू करते हैं आपके। ओके, सो वो फोटो मिस हो चुकी है, समहाउ वो इस पे शो नहीं हो रही है। सो अगर मैं यहां पे अगर मैं यहां पे सन बनाऊं, यहां सन बनाया जाए और यहां मैं अपना अर्थ को बनाऊं, सो ऐसे 5 पॉइंट्स क्या होंगे? एक पॉइंट तो यहां होता है बॉडी के, एक पॉइंट यहां होता है, एक पॉइंट यहां होता है, एक पॉइंट यहां होता है और एक पॉइंट यहां होता है। सो ऐसे 5 पॉइंट होते हैं। हम L1 की बात कर रहे हैं, L1 यहां पे होता है आपका, L2 यहां पे होता है आपका, L3 ये पॉइंट है, L4 ये पॉइंट है और L5 ये पॉइंट है। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं आपके सन और अर्थ सिस्टम के लिए, और हर किसी लैग्रेंज एक साइंटिस्ट का नाम था जिसके नाम पे हमने ये पॉइंट्स रखे हैं। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे इन दोनों का जो ग्रेविटेशनल पुल है टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट वो कैंसिल आउट हो जाता है और वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही आपका सैटेलाइट रिमेन रह सकता है, वहां पे रह सकता है और स्टडी कर सकता है। सो दैट्स व्हाई दीज पॉइंट्स हैव बीन एडेड। ओके, फाइनली एक और न्यूज जो कल के ही पेपर से है आपकी। सो आई टोल्ड यू कि हम आज ही जो इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस है कल की भी इसी में ही कवर करने वाले हैं। सो बेसिकली आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज है। इस साल स्पोर्ट्स सेक्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस साल आपके पेरिस ओलंपिक्स हैं एंड प्लस आपका T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है। अब टेनिस के अंदर में कौन से इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होते हैं? सो टेनिस के 4 सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होते हैं जिनको हम ग्रैंड स्लैम्स बोलते हैं, जो सबसे मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं। और ऐसे 4 टूर्नामेंट होते हैं। पहला होता है आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। सेकेंड होता है आपका फ्रेंच ओपन जो आपका ऑब्वियसली फ्रांस में होता है, और थर्ड होता है आपका विंबलडन जो आपका यूके में होता है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, ओल्डेस्ट ऑफ द ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट। और फोर्थ है आपका यूएस ओपन जो ऑब्वियसली आपका यूएस में होता है। तो ये 4 आपके ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं। और हम अभी बात कर रहे हैं फ्रेंच ओपन जिसको हम रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज, रोलैंड गैरोस या फ्रेंच ओपन एक ही बात। सो जो भी आपके ये टूर्नामेंट्स होते हैं इसमें आपको 3-4 विनर्स, एक तो 2 तो आपको विनर्स के नाम पता होने चाहिए, मेंस और विमेंस का विनर जो है आपका वो आपको पता होना चाहिए। और डबल्स के अंदर में आई वुड से कि अगर कोई इंडियन कुछ इंटरेस्टिंग कर रहा है तो उसके लिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर रोहन बोपन्ना ने डबल्स जीता, मेंस डबल उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता एंड उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बीट करा था विच वाज द ओल्डेस्ट पर्सन टू विन अ ग्रैंड स्लैम। सो ओल्डेस्ट पर्सन टू विन अ डबल्स ग्रैंड स्लैम, तो उन्होंने ये रिकॉर्ड भी उसके अंदर बनाया था। सो दैट्स व्हाई दिस वाज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इस साल की विनर्स कौन है? तो मैन के अंदर इज कार्लोस अल्काराज। सो ही इज बिलीव टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन टेनिस। ही इज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड और इसके लिए इनको ये वाला अवार्ड मिला है। नेक्स्ट इज योर विमेन विनर्स, ईगा स्वियाटेक, इन्होंने भी बहुत अच्छा खेला एंड शी वाज द विनर ऑफ द विमेन सेक्शन। So student, these are the important news headlines from yesterday's news as well as today's news. I'm very sorry, I apologize for not able to conduct the news analysis yesterday because of some problems. However, I hope I am able to cover the important news headlines from yesterday and from today's newspaper. So that's it from my side. Thank you and have a very nice day.